हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस बार से दुआ भी करता हूं कि इस बार आप सभी को इतनी ताकत दे कि आपके प्रहार से एग्ज़ाम का ये महाफाटक चकनाचूर हो जाए। ओके, देखें यार, 2017 से लेकर अभी तक बिहार एसआई में जितने भी मैथ्स के सवाल आए हैं वो सारा हम इकट्ठा करके एक वीडियो बना देते हैं। लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक बार उसको देख लेंगे, कुछ हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को। ओके ना। और इसका जो पीडीएफ है एक बार मोटा मोटी आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ मैक्सिमम सवाल बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। ओके ना। और इसका पीडीएफ जो है आप सभी को मैथ्स बाय डीके शर्मा मैथ्स बाय डीके शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ, एक दो सवाल थोड़ा अच्छा पूछा है। देखिए, का 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, यानी मीटर पर सेकंड में पूछा है। और ये तो बेसिक सा चीज है, आप सबको पता है कि किलोमीटर पर आवर चाल का बड़ा यूनिट है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना करना होगा। और मीटर पर सेकंड जो है ये चाल का छोटा यूनिट है, इसको किलोमीटर पर आवर यानी बड़ा वाला में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना होता है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सवाल का 72 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकंड में कितना, 5/18 से गुना करिएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है इन सवालों पे। देखिए, का ये अच्छा सवाल है। का एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना, यानी कि 2 डिजिट और 3 डिजिट 7 डिजिट का 2 और 7 डिजिट के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्याएं लिखी गई होगी। कहने का मतलब ये है कि 50 से 99 तक ऐसे कुल कितने संख्या हैं जिसमें 2 और 7 का प्रयोग नहीं हुआ है। तो थोड़ा आराम से इसको समझिए। 50 से लेकर 99 तक लिखना है। तो पहले ये देखिए, तो 50, 51, 52। अब यहाँ 52 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 52 में 2 यूज हो रहा है, तो 52 नहीं लेना है। यही सवाल कर रहा है। 53, 54, 55, 56। अब 57 भी नहीं लेना है, क्योंकि 57 में 7 जो है ये यूज हो रहा है, तो 57 नहीं लेना है। फिर 58 और 59। आप देखिए टोटल कितना डिजिट है, टोटल कितना नंबर है, तो इसमें टोटल 8 संख्या है। कितना संख्या है? 8 संख्या। ऐसे ही अब पूरा नहीं लिखने लग जाइएगा। अब माइंड में सेट हो गया कि सर 52 में 2 आता है, 52 को इग्नोर कर दिए। 57 में 7 आता है, 57 को इग्नोर कर दिए, तो 8 संख्या हो गया। वैसे ही 60 से जब शुरू करेंगे, 60, 61, 62 नहीं ले सकते, 67 नहीं ले सकते, तो इसमें भी कै गो संख्या आएगा? 8 संख्या। अब 70 वाला तो कोई भी नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि 70 लिखिए, 71, 72 कुछ भी लिखेंगे, 70 से लेकर 79 तक, तो उसमें 7 तो आएगा ही। 70 वाला तो कोई सीरीज लेना ही नहीं है। तो अब 80 लेंगे, तो इसमें भी कै संख्या आएगा? 8 संख्या। फिर 90 से 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 तक लिखिएगा, तो इसमें भी कितना संख्या आएगा? 8 संख्या। तो 8 चौक 32। टोटल कितना नंबर है ऐसा जिसमें ना तो 2 यूज हुआ हो ना 7 यूज हुआ हो? तो 32 नंबर है। ठीक है ना। चलिए देखिए, का चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास ए बी है। ए बी जो है डायमीटर है। का ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, तो कौन सा विकल्प सही है? ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों एंगल में कंपेयर किया है। तो इसका कोई यूज नहीं है, ये फालतू भ्रमित करने के लिए दिया है। ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा कि किसी भी वृत्त या अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण, व्यास द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा ये सब कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री होगा। तो कहा ए पी बी और एंगल ए क्यू बी, ये ए पी बी 90 और ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप बताइए, ए पी बी और ए क्यू बी दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना? दोनों इक्वल 90-90 का। देखिए, का एक वृत्त का परिधि 800 मीटर है, तो वृत्त का व्यास देखें यार, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। परिधि दिया है, परिधि यानी कि 2
पाई, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, आर निकालना है, बराबर कितना है 800। ठीक है, अब काटिएगा 800 है तो 2 से काटिए तो दिक्कत है हो, 880 होना चाहिए। 880, तो 880 इसको सुधार कर लीजिए, मिसिंग है, एरर है इसमें। 880, तो ये 880, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20 बार में, तो आर बराबर 140। तो रेडियस 140 मीटर, तो डायमीटर कितना, रेडियस का डबल हो जाएगा यानी कि 280 मीटर। ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखिए, का ए बी सी, ये भी अच्छा सवाल है थोड़ा। का ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी है, क्या है ये पूछा है। सुनिए, देखिए यार, ए बी सी अगर जीपी में है, गुणोत्तर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी के। ठीक है, जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होता है, कॉमन रेशियो यानी इन दोनों का रेशियो तथा इन दोनों का रेशियो, यानी कि बी माइनस ए जो आएगा वो सी माइनस बी के इक्वल होगा। और यही चीज अगर एपी में रहता, बोले कि ए बी एंड सी एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, ये यहां गलती लिख दिए हैं वो, सॉरी 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 सॉरी, कॉमन रेशियो सेम होगा, रेशियो यानी कि बी बट्टा ए अब बराबर सी बट्टा बी। ठीक है, ये कॉमन रेशियो है। और एपी में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि बी माइनस ए और सी माइनस बी, ये दोनों इक्वल होगा। ओके ना, क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज आइडिया आपको लग गया। अब बता दीजिए आप, का ए बी सी जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो कॉमन रेशियो यानी बी बट्टा ए इज इक्वल टू सी बट्टा बी। अब क्रॉस करिएगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यार अगर दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लॉग बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर लॉग ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है ना बात। अब सुनिए, आप सबको ये प्रॉपर्टी लॉग का, तो जैसे b के पावर 2 है ना, तो ये पावर जो है ये आगे आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 log b बराबर मल्टीप्लाई में, लॉग में अगर मल्टीप्लाई है तो वो एडिशन में चेंज होता है, यानी कि लॉग a अब प्लस लॉग c। अब थोड़ा अरेंज करिए, 2 log b को log b प्लस log b अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इधर है log a अब प्लस log a प्लस log c। अब log a को बाएं साइड लेकर आइए तो log b माइनस log a हो जाएगा, और log b दाएं साइड जाएगा तो log c माइनस log a हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अभी आपको बताया कि ए बी सी अगर एपी में है तो b माइनस ए जो है ये बराबर होगा किसके, c माइनस बी के, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो b माइनस ए और यहाँ c माइनस बी, अच्छा b है हो उधर जा b है, तो ये b है। ओके ना, तो b माइनस ए और c माइनस बी ये किस में होगा, तो AP में होगा, यानी कि सर log A log B और log C जो है ये किस में, चूंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम ना है और सेम है तो ये किस में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। ओके, चलिए, का यदि A तथा B क्रमशः असमिकाएं हैं, 5x प्लस 2 इज लेस देन 8x माइनस ए, और सेकंड B जो है वो दिया है 7x माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू थ्राइस ऑफ x प्लस 6 का, जहां x जो है कोई नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है का हल समुच्चय है, तब a इंटरसेक्शन b क्या होगा। सुनिए ध्यान से, देखिए यार a दिया है आपको कि मेन लाइट लगता है ना तो यहां से हमको दिखता नहीं है, 5x प्लस 2 इज लेस देन 8x माइनस 1। अच्छा, 5x उधर जाके घट जाएगा 3x हो जाएगा, और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 3, 3 से काट दीजिए एक बार में, यानी x जो है 1 से बड़ा है। तो x 1 से अगर बड़ा है यानी a का जो एलिमेंट होगा, a का जो एलिमेंट होगा वो x से बड़ा होगा, x से बड़ा बोले तो 2 3
4 5 इस तरह से, ये इसको ए का एलिमेंट बोलते हैं। सिमिलरली सेकंड में दिया है कि बी जो है ये 7x माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल थ्राइस ऑफ, यानी कि 3 से गुना कर देते हैं तो 3x प्लस कितना 18। अब 3x इधर आके घटेगा 4x, माइनस 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 20, 4 से काटिएगा 5 बार में, यानी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। तो b का जो एलिमेंट होगा x 5 के बराबर या 5 से बड़ा है, यानी कि b 5 या 5 से बड़ा होगा, यानी कि 6 7 8 9 इस तरह से इनफाइनाइट तक आएगा। तो ये a का एलिमेंट हो गया और ये b का एलिमेंट हो गया। और a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, a इंटरसेक्शन b यानी जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, यहाँ 2 तो कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 4 तो है नहीं, वहाँ 5 है। तो 5 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो 5 से लेकर ये ऑप्शन नंबर डी। ओके ना। देखिए काई अलजेब्रा का आसान सा सवाल है, सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करेंगे तो 4 दूना 8p बराबर, ये दाएं साइड जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 2p, अब प्लस का 1। अब यार p से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, p से, चूंकि हमको 1/p चाहिए तो 1/p चाहिए, तो p से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। p से भाग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ p से डिवाइड करेंगे p, इसको p से डिवाइड करेंगे 2, इसको p से डिवाइड करेंगे 1/p। तो p प्लस 1/p बराबर माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 8 2 10। तो p प्लस 1/p का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा ही सवाल था। देखिए का एक खिलौना घन के सभी सतहों को, एक चीज यहाँ पहले कटिंग ऑफ क्यूब का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लीजिए। फिगर रहता ना वो पजल वाला जो उसको बोलते हैं, वो तो थोड़ा सा अच्छा से ये क्लियर हो जाता, लेकिन समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे एक कलर मान लीजिए क्यूब है, पूरा कलर किया हुआ घन है, बोलेगा उसको कट करके बहुत सारे घन बनाया जाता है। तो इसमें टोटल जो है 4 टाइप के घन मिलता है। पहला जो है शीर्ष घन होता है, एक होता है शीर्ष घन, शीर्ष घन, और शीर्ष घन की संख्या 3 होता है। शीर्ष घन की संख्या कितना है, शीर्ष घन का 3 सतह रंगा हुआ रहेगा। शीर्ष घन जो है इसका 3 सतह रंगा हुआ रहेगा और इसका संख्या कांस्टेंट होता है 8 होता है, ठीक है ना। और दूसरा मध्य घन, मध्य घन जो है इसका 2 सतह कलर रहता है और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 12 × n-2। और एक होता है केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब। केंद्रीय घन जो है इसका एक सतह पेंटेड होगा और ये निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और एक होता है अंतः केंद्रीय घन, जो एकदम अंदर से, जब घन को कटिंग करिएगा ना तो एकदम जो बीच से निकलेगा ना, वो उसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, और इसका कोई भी सतह कलर नहीं रहता है और इसका संख्या होता है n-2 का होल क्यूब। ओके ना। और एक और ध्यान में रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होगा, छोटे छोटे जो घन बनेंगे, n क्यूब होता है, ठीक है। और लास्ट एक ध्यान में रखिएगा कि n जो है ये कैसे निकालेंगे, तो बड़ा घन का भुजा, बड़ा घन का भुजा बट्टा छोटा घन का भुजा। ठीक है ना, ये इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, हम याद करवा देते हैं इसको, ठीक है। 2 बार 2 सवाल मिलेगा, 2 बार ये पूछ चुका है इस टाइप का सवाल। देखिए कोई भी पूरा कलर घन को अगर काट के छोटे छोटे घन बनाइएगा तो 4 टाइप का घन मिलेगा। एक तो 3 सरफेस पेंटेड घन मिलेगा जिसका संख्या कांस्टेंट होता है, ये 8 तो होता है, 8 ठो। जैसे 3 सतह, जो जिस कमरा में आप बैठे हैं उस कमरा में देखिए कॉर्नर वाला जो होता है ना, शीर्ष घन जो होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 गो। और ये 8 जो घन निकलता है कॉर्नर से, उसके 3 सतह पेंट किया हुआ, 3 सतह कलर्ड रहता है।
और दो सतह पेंटेड जो घन होता है, दो सतह पेंटेड घन होता है 12 निकालने का तरीका 12 इंटू एन माइनस टू का, सॉरी एन माइनस टू, और एक सतह पेंटेड जो घन होगा ये होगा 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और एक भी सतह यानी कि बिना कलर, बिना रंगे हुए घनों की संख्या होगा जीरो सतह, मतलब कोई बिना रंगे हुए घनों का संख्या जो होगा ये होगा एन माइनस टू का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, टोटल घन हो जाएगा कितना, टोटल क्यूब हो जाएगा एन क्यूब। ठीक है, याद हो गया। चलिए, बोले कि तीन सतह पेंटेड घन का संख्या कितना, तो ये कांस्टेंट होता है 8 गो रहता है। दो सतह पेंटेड घन का संख्या तो 12 इंटू एन माइनस टू। एक सतह पेंटेड घन का संख्या तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और बिना कलर्ड घन का संख्या तो एन माइनस टू का होल क्यूब। याद हो गया ना। तीन सतह पेंटेड घन का संख्या कितना होगा, तो ये कांस्टेंट रहता है 8। दो सतह पेंटेड घन का संख्या तो 12 इंटू एन माइनस टू। एक सतह पेंटेड घन का संख्या क्या होगा, तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब बिना कलर्ड क्यूब का संख्या क्या होगा, तो एन माइनस टू का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं, एन का होल क्यूब। और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बड़े घन के भुजा में छोटे घन के भुजा से भाग दे दीजिएगा तो एन आ जाएगा। एक सवाल जैसे आप लोग सुनिएगा, हम बोलते सर एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है का उसे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे। गौर से सुनिए, हमने बोला सर एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे। तो पहले तो एन निकाल लेते हैं। बड़ा वाला घन का भुजा है 15, छोटा वाला घन का भुजा है 3, तो एन का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर निकालेंगे, टोटल क्यूब्स निकालेंगे, क्यूब्स तो n का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। दोनों में अंतर समझिए, ये n निकालने का तरीका बड़ा घन के भुजा में छोटा घन के भुजा से भाग दे देंगे, n का वैल्यू आएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होता है, n का क्यूब, 5 का क्यूब 125। क्लियर है ना बात इतना। और ये तो याद हो गया है। तीन सतह पेंटेड घनों का संख्या, थ्री सरफेस पेंटेड घन का संख्या कितना, कांस्टेंट है 8 होगा। दो सतह पेंटेड घन का संख्या कितना, तो 12 इंटू एन माइनस टू। और एक सतह पेंटेड घन का संख्या तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। कलरलेस घन का संख्या क्या होगा, तो एन माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखिए, का एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इसे घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। बड़ा वाला घन को टोटल 64 घनों में काट दिए। टोटल क्यूब्स दिया है 64 को, टोटल 64 घनों में काट दिया, यानी टोटल क्यूब्स का संख्या दिया है 64, और टोटल घन का संख्या होता है कितना, अब बराबर दिया है 64। तो एन का भुजा कितना हो जाएगा, मतलब एन का मान कितना, 4। एन अगर 4 आ गया तो पूछा है कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसका किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, यानी कि बिना कलर्ड घन का संख्या पूछ रहा है, जिसका कोई भी सतह पेंटेड नहीं है। तो कोई भी सतह पेंटेड नहीं है तो वो n माइनस टू का होल क्यूब। तो 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है बात। चलिए देखिए, का 15 संख्या का औसत 7 है। सर 15 का औसत 7 है तो 15 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 15 गुना 7 105। तो ये 15 संख्या का टोटल योग हो गया। का 8 संख्या का औसत 6.5 है। अच्छा 8 का औसत 6.5 है तो योग कितना हो जाएगा, 8 गुना 6.5। तो 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 छक 48, 4 52। ठीक है। अगली अंतिम 8 संख्या का औसत 8.5 है। अंतिम 8 का औसत 8.5 है तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुना संख्या, 8 पचे 40, 64 4 68। तो सर 8 और 8 ये टोटल 16 संख्या का योग कितना आ गया, टोटल 16 संख्या का योग आ गया 120। और ये 15 संख्या का योग कितना है 105। तो 16 संख्या के योग में से अगर 15 संख्या का योग घटा दीजिएगा तो क्या एक संख्या का योग नहीं बच जाएगा। तो 120 में से 105 गया, कितना हो गया 15। ठीक है, तो वही मध्य वाला संख्या हो जाएगा 15। देखिए अब ऊपर में है सर, अगर 0.623 को a मान लेते हैं, 0.377 को b मान लेते हैं, तो ऊपर में है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर कुछ नहीं यानी बचा कितना 1, और नीचे a प्लस बी यानी कि 0.623 प्लस 0.377 ऐड करिएगा मेरे भाई, 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, हासिल एक इधर, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा जोड़कर 1, तो फाइनल रिजल्ट 1 है, ऑप्शन है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आप उधर भी देख लीजिए। देखिए कहा घड़ी के कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% छूट दी जाती है। देखिए कीमत जो है, मूल्य जो है, घड़ी का प्राइस 30% बढ़ा दिया गया, यानी प्राइस अगर 100 था 30% बढ़ा दिए तो बताइए अंकित कर दिए होंगे कितना 130। यही ना बात हुआ कि प्राइस 30% बढ़ा दिए, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर 100 था 30 बढ़ा दिए तो हो गया बढ़कर, 30% बढ़ा दिए तो बढ़कर हो गया 130 का। बाद में 10% डिस्काउंट दिए, तो सर 130 का चीज है 10% डिस्काउंट दिए हैं, यानी बेचे होंगे कितना में 90% में, 13 नमा 117 में बेच दिए हैं। तो का विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा बताइए, 100 का चीज था 117 में बेच दिया, तो लाभ कितना का हो गया 17% का। देखिए का 4p3 में 4p3 है, इसमें 984 जोड़ते हैं, तो का परिणाम जो है ये 7 क्यू और 13 है, एवं 13 क्यू 7 11 से डिवाइड है। अच्छा ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड है, ये नंबर 11 से क्या है डिवाइड है। अगर ये 11 से डिवाइड है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आता होगा। सर अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यही ना होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सर अल्टरनेट अंकों का योग देखिए तो 1 प्लस क्यू, आज 3 और 7 10, अब इनका अंतर 0 आना चाहिए, 11 तो आएगा नहीं, चूंकि 10 में से कुछ घटाएंगे तो 11 आएगा नहीं, तो 0 आना चाहिए। तो 0 के लिए बताइए 10 में से 10 घटाएंगे तब ना 0 आएगा, यानी इस ब्रैकेट वाला का वैल्यू 10 होना चाहिए, तो 1 है। और Q का मान अगर 9 रखेंगे तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू तो पता कर गए 9, Q का वैल्यू पता कर गए कितना 9। अब कितना आसान हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 4 7 तो है ही, 9 और 4 13 तो है ही, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। इसके लिए P का मान क्या लेना होगा 1 लेना होगा। अब P का वैल्यू 1 हो गया, Q का वैल्यू 9 आ गया, P प्लस Q यानी कि 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ पा रहे हैं ना बात को। देखिए का यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर इतना आसान सवाल है ऑप्शन लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। एक संख्या और इसके 2/3 यानी कि 2x/3 का जो योग है ये दिया है 90। अब भाई मेरे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x/3 बराबर 90, 5 से काटिए तो 18 पचे 90, तो x बराबर क्रॉस करिएगा तो 18 तिया 54। ओके चलिए देखिए का एक वर्ग की लंबाई में, वर्ग का जो लंबाई है 1% उसमें त्रुटि हुआ। 1% त्रुटि कहने का मतलब ये हुआ कि या तो 1% वृद्धि हो गया होगा या फिर 1% कमी। त्रुटि का चूंकि क्लियर ये नहीं बोला कि 1% वृद्धि या 1% कमी, बोला 1% त्रुटि हो गया है, तो त्रुटि हुआ यानी 1% या तो बढ़ा होगा या तो 1% घटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहा कि वर्ग के एरिया में कितने % का परिवर्तन होगा ये पूछा है। मान लेते हैं कि गलती 1% हुआ तो वो 1% वृद्धि हो, कुछ भी आप सोच सकते हैं, 1% वृद्धि हो गया तो एरिया में क्या चेंज होगा, तो ये भी फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 + 1 + 1 × 1/100, तो 1 + 1 2 अब प्लस 1/100, 1/100 यानी कि 0.01 यानी कि 2.01% का एरिया में परिवर्तन हुआ होगा। तो मेरे भाई का एरिया में क्या त्रुटि हुआ, तो 2.01, 2.01 यानी कि लगभग ऑप्शन नंबर सी 2%, 2.01 यानी कि लगभग 2%। देखिए का एक कार की चाल 36 किलोमीटर/आवर है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है, यानी कि कार और बस के बीच का फासला है।
का एक कार का चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिएगा, मीटर पर सेकंड में लाएंगे छोटा वाला में, छोटा वाला में तो छोटा वाला भी 5/18 से गुना। अब 18 चौक 18 दूना, सॉरी 18 दूना 36, तो 5 दूना, यानी कि कार का जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है, 10 न था हो, 10 मीटर पर सेकंड है। कहा कि कार और बस, एक बस उससे 40 मीटर आगे, कार से जो बस है ना, ये बस कितना मीटर आगे है, 40 मीटर, यानी दोनों के बीच का फासला है 40 मीटर। का यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे छोड़ दिया, कार जो है बस का पीछा कर रहा है और 20 सेकंड में उसको जो है 60 मीटर पीछे कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर में पहले तो ये जो 40 मीटर फासला ये कवर किया और उसके बाद उससे 60 मीटर आगे निकल गया, यानी कि 20 सेकंड में टोटल फासला ट्रेवल किया कितना, 40 और 60 100 है कि नहीं, 40 और 60 100 मीटर का, तो 20 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितना 100, तो समय बराबर दूरी अबट्टा में चाल, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, कार का चाल 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, माइनस बस का चाल b मान लेते हैं, हो जाएगा 20 से एक बार 20 बचे 100, क्रॉस करिएगा तो 10 माइनस b बराबर 5 होगा, तो b बराबर कितना 5 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में बोला है तो 18/5 से गुना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। क्या हमने देखिए का बाई बराबर दिया है, का x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स के पावर 4 इस तरीके से है, का x का मान क्या होगा। अगर आप इस सीरीज को देख पा रहे हैं तो ये जीपी का सीरीज है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4, और का ये अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस चल रहा है, तो अनंत पदों का योग क्या होगा ये पूछा है, ओके ना। तो सर जीपी में इनफाइनाइट टर्म का योग होता है a/1 माइनस आर, जहां a जो है ये फर्स्ट टर्म है और r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकंड बट्टा फर्स्ट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आ जाएगा, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भी एक्स आएगा, यानी कॉमन रेशियो है एक्स। क्लियर है बात। तो बताइए यहां से बाई बराबर क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बराबर a/1 माइनस आर, ए है कितना x अबट्टा 1 माइनस आर, आर यानी कॉमन रेशियो, जितना से गुना हो होकर सीरीज आगे बढ़ रहा है वो कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो कितना है x। ठीक है बात। अब यार इसको जरा इन्वर्स कर दीजिए, 1/बाई बराबर उल्टा करेंगे तो 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स, तो 1/बाई बराबर पूरे के बट्टा में x है, यानी x से दोनों को बारी बारी भाग करना पड़ेगा, तो x से इसको डिवाइड करिएगा तो 1/x, हम माइनस x से डिवाइड करिएगा तो ये 1 होगा। अब 1 इधर आ जाएगा तो 1/बाई क्या है, अच्छा कॉमन रेशियो जो है यहाँ पर देखिए, कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो निकालिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स करेंगे तो कॉमन रेशियो माइनस एक्स हो जाएगा ना, फिर एक्स क्यू बट्टा माइनस एक्स स्क्वायर करिएगा तो दूगो से दूगो कट जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, तो कॉमन रेशियो जो है ये माइनस एक्स है, कॉमन रेशियो क्या है, ये माइनस एक्स है कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, सॉरी हो जाता है
माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स बट्टा वन, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। तो इन्वर्स कर दिए हैं, तो इधर भी उल्टा होगा ना हो, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, एक बार और लिख ही देते हैं। यह है बाई बराबर एक्स बट्टा वन प्लस एक्स, इन्वर्स कर देंगे तो वन बट्टा बाई बराबर वन प्लस एक्स बट्टा एक्स। तो वन बट्टा बाई बराबर पूरे के बट्टा में एक्स है, यानी एक्स से दोनों को बारी बारी भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा वन बट्टा एक्स प्लस एक्स, एक्स कट जाएगा कितना वन, अब वन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वन बट्टा बाई माइनस वन बराबर वन बट्टा एक्स, यानी कि वन माइनस बाई और बट्टा में बाई बराबर वन बट्टा एक्स। एक्स का वैल्यू पूछा है तो दाएं साइड इन्वर्स कर देंगे, तो बाएं साइड भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि बाई बट्टा वन माइनस बाई, तो एक्स बराबर बाई बट्टा वन माइनस बाई, बाई बट्टा वन माइनस बाई, ऑप्शन बी ठीक है ना। चलिए देखिए, कहा एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का रूट 3 गुना है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पृथ्वी का सतह और ये एक पेड़ है, अब इस पेड़ का शैडो तो इस साइड बनेगा, पेड़ का छाया इधर बनेगा, तो कहा छाया की लंबाई जो है, पेड़ के छाया की लंबाई पेड़ के लंबाई का रूट 3 गुना है। छाया का जो ये शैडो का लंबाई है पेड़ के लंबाई का रूट 3 गुना है, तो पेड़ का लंबाई अगर 1 है तो शैडो का लंबाई रूट 3 होगा। तो सवाल कहा कि उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला थीटा पूछा है। तो देखिए अगर जिन लोगों को पता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, और नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए tan थीटा p बट्टा बी, p है 1 और b है कितना √3, और tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो सर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो थीटा कितना आ गया 30, ठीक है। चलिए देखिए कहा कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए आप लोग दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा, ऐसे 3 ठो होता है पर 2 ठो ध्यान रखेंगे काम चल जाएगा। एक तो कि सर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक पे 2 3 7 8 एवं ऑड जीरो, ऑड जीरो कहने का मतलब हुआ ऑड जीरो यानी इकाई अंक पर 1 जीरो या फिर 3 जीरो या फिर आखिरी से 5 जीरो या फिर 7 जीरो नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं ना बात को, 2 3 7 8 एवं ऑड जीरो जिस नंबर की इकाई स्थान पे होगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 3 7 8 एवं ऑड जीरो जिस संख्या के इकाई स्थान पे होगा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई अंक पे अगर 0 है तो दहाई अंक पे 0 रहेगा 100%। चूंकि इकाई अंक पे केवल 0 है तो सिंगल 0 तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जैसे 10 100 देख लीजिए, 2 0 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो सर इकाई अंक और इकाई पे 0 है तो दहाई पे भी 0 होना चाहिए। इकाई पे अगर 1 है तो दहाई पे कोई इवन नंबर होना चाहिए। इकाई अंक पे 2 हो ही नहीं सकता, 3 नहीं हो सकता। अगर 4 है तो इवन, अगर इकाई पे 5 है तो 2 रहना चाहिए, 6 है तो ऑड नंबर होना चाहिए, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 है तो दहाई पे इवन नंबर होगा। क्लियर है बात? तो एक बार सुनिए, 2 3 7 8 एवं ऑड जीरो जिस नंबर के इकाई स्थान पे होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा, अगर इकाई अंक पे 0 तो दहाई पे भी 0, इकाई पे 1 तो दहाई पे कोई इवन रहेगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 रहा। इकाई पे अगर 4 है तो दहाई पे कोई इवन रहेगा, इकाई पे 5 है तो दहाई पे 2 होगा, 6 है तो कोई ऑड नंबर होगा, और 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 रहेगा तो दहाई पे इवन नंबर। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, 5 है इकाई पे तो दहाई पे 2, 5 है तो दहाई पे 2, इकाई पे 6 है तो दहाई पे 8, ऑड 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 ऑड, 9 है इवन, 4 है इवन, 1 है इवन, 0 है 0। ठीक है बात? देखिए लास्ट, इकाई पे 0 दहाई पे 0, इकाई पे 1 दहाई पे इवन, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं, 4 है तो इवन, 5 है तो 2, 6 है तो ऑड, 6 रहेगा तो दहाई पे ऑड, 7 नहीं 8 नहीं 9 रहेगा इकाई पे तो दहाई पे कोई इवन नंबर हो जाएगा ना। तो देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। सर 2 है इकाई स्थान पे तो ये कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ सिंगल 0 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बच गया 9, और 9 के साथ इकाई पे 9 है तो दहाई पे कोई इवन नंबर होना चाहिए, पर ये 3 ऑड क्या कर रहा है, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन होगा? बी। ठीक है बात? चलिए
देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, कोई उपाय नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको अगर करेंगे एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस दो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वन एक्स और टू एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स अब प्लस दो गुना एक कितना दो, और ऊपर में क्रॉस करेंगे तो एक्स प्लस दो और इधर एक्स प्लस वन, तो ऐड हो जाएगा तो टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब बराबर में है दो बट्टा एक्स प्लस दस। अब इसको अगर क्रॉस करिएगा टू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस दस गुना हो जाएगा, तो टू एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अब प्लस टू एक्स गुना दस बीस एक्स, बीस एक्स हो जाएगा और थ्री एक्स बीस तीन तेईस एक्स अब प्लस दस तिया तीस बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो से दोनों को मल्टीप्लाई, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस चार, दोनों साइड टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिक्स एक्स इधर आके घट जाएगा, बचेगा कितना सत्रह एक्स, अब प्लस का तीस उधर जाके माइनस हो जाएगा छब्बीस, तो एक्स बराबर माइनस छब्बीस बट्टा कितना सत्रह, माइनस छब्बीस बट्टा सत्रह ऑप्शन सी है ना। देखिए का एक थैले में एक रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है, एक रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के क्वाइंस का रेशियो दिया है 357 का कुल मूल्य है 155 रुपया, तो मूल्य निकाल लेते हैं, मूल्य कहने का मतलब वैल्यू, मूल्य यानी कि वैल्यू। बताइए एक रुपए के तीन सिक्का है, तो एक रुपया का अगर तीन सिक्का है मीन्स 3 रुपया हो गया, 50 पैसा के दो सिक्का का वैल्यू होता है 1 रुपया, या फिर सिंपल आप ऐसे सोचिए ना 50 पैसा का 5 सिक्का है तो 50 पचे 250 पैसा है, 50 पैसा का 5 क्वाइंस है आपके पास यानी 250 पैसा, 250 पैसा यानी कि 2 रुपया 50 पैसा, और 10 पैसा का 7 सिक्का है, 7 सिक्का है 10 पैसा का यानी कि 70 पैसा, 70 पैसा यानी कि 0.70। अब इन तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल्य कितना है, तो सर 0 7 5 12 3 2 5 है 620 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में टोटल मूल्य है कितना 155 रुपया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 155 अब बट्टा 6.20, डेसिमल हटा देते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा है ना, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा 31 बार, 2 से काटिए 5 बार, 31 से 5 बार यानी कि 5 पचे 25, एक यूनिट बराबर 25, एक यूनिट 25 है तो कुल सिक्कों की संख्या, तो टोटल कॉइंस कितना है 7 5 12 3 15, टोटल कॉइंस है 15 यूनिट, एक यूनिट बराबर 25 तो 15 यूनिट बराबर 25 पचे 125, हाथ मेरा 12 25 12 37 375, ठीक है ना, आसान सा सवाल था। देखिए अब कहा कि नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन करें, चतुर्भुज ए बी सी ई का परिमाप, यानी ये जो चतुर्भुज है इसका परिमाप, इस चतुर्भुज का परिमाप और त्रिभुज सी डी ई के परिमाप से कितना ज्यादा है ये पूछा है। यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये 7/6 है, मिस प्रिंट है, और ये 5/2 है, तो ये वाला भी कितना होगा 5/2। अच्छा ऊपर में आयत है तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो लंबाई है 5/2 और चौड़ाई है कितना 7/6, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना 6, 2 तिया 5 तिया 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 है ना, 2 तिया 6, यानी कि आयत का परिमाप हो गया 22/3। अच्छा चतुर्भुज का तो निकालिए, अब ट्रायंगल जो है इसका परिमाप, परिमाप यानी कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, तो 5 दूना 10 और 2 12/5 प्लस ये वाला 5/2, क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने के भुजा का लंबाई समान, ये 5/2 तो ये भी 5/2 और ये ट्रायंगल का आधार है 5/2, अब प्लस 5 तिया 15 और 3 18/5, एलसीएम लीजिएगा कितना 10, 5 दूना 12 दूना 24, 2 पचे 5 पचे 25, 5 दूना 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा कितना 6 5 11 4,
या फिर इसको देखिए ना, आसान ऐसे भी कर सकते हैं, कट ही जाएगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन दोनों का तो आधार सेम है, 5 सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो 18 और 12 30/5 यानी ये 6 हो जाएगा। अब प्लस का ये 5/2, 6 दूना 12 और 5 17/2 हो गया। अब कहा कि परिमाप में किसका परिमाप बड़ा है, तो सर ये तो देखिए ये 3 सते 7 पॉइंट समथिंग है, और 2 8 16 ये 8 पॉइंट समथिंग है, ये 7 पॉइंट समथिंग, ये 8 पॉइंट समथिंग, यानी ट्रायंगल का परिमाप बड़ा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ट्रायंगल का परिमाप बड़ा है। तो कितना बड़ा ये पूछा, तो 17/2 में से 22/3 घटा दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 17 तिया 21, 3 दूना 3, 2 तिया 17 तिया 51 होगा हो, 3 दूना 22 दूना 44, यानी कि 7/6। त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो 7/6 ज्यादा है। ओके, चलिए देखिए, का एक बाग में कुछ बतख, देखिए यार ये थोड़ा सा समझ लीजिए, दोनों याद रखिएगा। 2 पैर वालों का संख्या होता है, 2 पैर वालों का संख्या, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, लेग माइनस हेड गुना, 2 पैर वालों का निकाल रहे होंगे ना, तो हेड में 4 से गुना बाई 2, और 4 पैर वालों का संख्या, 4 पैर वालों का संख्या अगर निकालना है, तो लेग माइनस हेड गुना 2/2। देखिए लेग माइनस हेड बाई 2, लेग माइनस हेड बाई 2 दोनों में कॉमन है, लेग माइनस हेड बाई 2, लेग माइनस हेड बाई 2 दोनों जगह है। बस ध्यान इतना रखना है कि सर 2 पैर वालों का संख्या निकाल रहे होंगे तो हेड में 4 से मल्टीप्लाई, और 4 पैर वालों का संख्या निकाल रहे होंगे तो हेड में 2 से मल्टीप्लाई। और कैलकुलेशन करने पर निगेटिव कई बार आएगा, तो माइनस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि संख्या कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके ना, तो ये 2 पैर वाला और 4 पैर वालों का संख्या का फॉर्मूला याद रखिएगा। सवाल पूछा यार कि सिरों का संख्या अगर 58 है, यानी कि हेड 58 है, और पैर यानी कि लेग का संख्या 140 है, तो कहा बकरियों का संख्या कितना है। तो बताइए बकरी के कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, यानी 4 पैर वालों का संख्या पूछा है, तो लेग माइनस हेड, 4 पैर वाला है तो हेड में 2 से गुना, आप बाई 2, यह है 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, तो 140 में से 16 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 24, अब बट्टा में 2 कितना आ गया 12, यानी बकरी का संख्या 12 है। ओके, देखिए ये का निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये 3 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है आपके पास। का सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, देखें यार सभी पूर्णांक संख्याएं जो है कहा ये नेचुरल नंबर नहीं होती। सर पूर्णांक होता क्या है, जो पूरा पूरा हो, और पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। बस ध्यान ये रखना है, पूर्णांक यानी जो पूरा पूरा हो, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, जो या तो प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो कहा सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, भाई सही बोला है, पूर्णांक संख्याएं तो निगेटिव भी होती है, पूर्णांक संख्या निगेटिव भी है, 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन प्राकृत संख्या जो है कितना से शुरू होता है, 1 से ना शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो जितना भी पूर्णांक है वो प्राकृत नहीं होता मेरे भाई, बस पॉजिटिव नंबर जो है +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक यही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना बात। तो कहा कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, हाँ भाई नहीं होती, ये सही है। का संख्या एक अपूर्ण संख्या है, भाई संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। कहा कि संख्या एक अपूर्ण संख्या है, नहीं ये पूर्ण संख्या, ये गलत है। का सभी परिमेय संख्या अपरिमेय, भाई परिमेय संख्या अलग चीज है, अपरिमेय ये इंडिया पाकिस्तान वाला बात है यार, परिमेय एकदम अलग है, अपरिमेय अलग है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए देखिए, का ये भी अच्छा सवाल है। 9 के पावर x को पहले बाएं साइड लेकर आइए, तो 9 के पावर x प्लस 2 है माइनस 9 के पावर x, अब बराबर में कितना 240। अब पावर वाले व्यंजक के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन रहे ना तो कॉमन करके सॉल्व करना है, और कॉमन हमेशा छोटा वाला टर्म करते हैं, ओके ना। तो इसको अगर जैसे मान लीजिए आपको बोले कि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, इस तरीके से कॉमन करना है, तो 20 थोड़े ना कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन करेंगे 4, यानी कि छोटा वाला कॉमन करिएगा आप। तो देखिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन है। अच्छा पहले ये बताइए x बड़ा है या x प्लस 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 2 बड़ा है, क्योंकि इससे ये 2 ज्यादा, ये 2 ज्यादा है, छोटा है 9 के पावर x कॉमन कर लिए। अब अंदर में बच जाएगा x प्लस 2 में से 9 के पावर x कॉमन कर लिए तो 9 के पावर 2, और ये तो कंप्लीट टर्म कॉमन कर लिए, तो इसके जगह 1 बराबर में 240। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में से एक जाएगा 80, 80 से इसको काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा, और ये 9 होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 के पावर 2x, 9 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2x, अब बराबर 3 के पावर कुछ नहीं यानी 1, बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, अर्थात 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/2, x बराबर 1/2, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा है एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है, यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, रोलर जो होता है ना, ये बेलन का एग्जाम्पल है, रोलर आप लोग देखे होइएगा, मान लीजिए ये रोलर है, अब इसको जब ऐसे रोलिंग करिएगा इससे सतह को, तो एक चक्कर जब लगाएगा ना, ये कंप्लीट एक चक्कर पूरा करेगा, तो एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि उतना भाग ये समतल करेगा। कहा कि रोलर जो है इस तरह का, ये रोलर है, ठीक है, और इस रोलर का व्यास है, व्यास 70 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना 35 सेंटीमीटर। कहा कि 1 मीटर लंबाई, लंबाई दिया है इसका 1 मीटर, ओके। कहा कि सर 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है, 1000 चक्कर में पूरा सड़क जो है समतल हो जाता है, तो सड़क का एरिया क्या होगा। तो अभी बताए एक चक्कर जब लगाएगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया जितना डिस्टेंस कवर करेगा, और 1000 चक्कर लगाया है तो 1000 चक्कर में कितना एरिया कवर किया है ये बस निकाल लेते हैं, काम खत्म। तो सर एक चक्कर में अपने कर्व सरफेस एरिया जितना, और बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है। तो एक चक्कर में अपने कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर, देखिए मीटर में आंसर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में लाइए 100 से भागा, 2 पाई आर एच, एच यानी लंबाई इसका 1 मीटर है, एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा, 1000 चक्कर में कितना टोटल किया, तो 1000 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूना 10, तो 22 पर 1 जीरो तो यहाँ और 1 जीरो ये, 2200 वर्ग मीटर, ओके ना। देखिए कहा कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की माप जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स के एरिया कितना होगा। देखें ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये घनाभ के आकार का होगा, और कहा कि इस घनाभ का टोटल एरिया कितना है, घनाभ का एरिया कितना ये पूछा है। तो भाई घनाभ का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कितना है 50, 10 गुना 5 50, प्लस बी एच 5 सते 35, प्लस एल एच यानी कि 10 सते 70, तो ट्वाइस ऑफ 70 50 120 35 155, 2 पचे 10, 2 पचे 10 है 11, 2 और 1 3, 310 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए
कहा कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का गति पूछा है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितना है 250 मीटर और टाइम कितना दिया है 12 सेकेंड। और आंसर देखिए ना, किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाइए 18/5 से गुना। 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 5 दूना 10 से 1 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए कहा एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, ऐसा सवाल रहता है, संभावना है आगे भी मिलेगा आपको। देखिए इसमें नहीं, मतलब पेपर में आगे आने वाला टाइम में इस तरह के सवाल और भी पूछा हुआ बहुत मिलेगा। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होता है जब कम में खरीदे ज्यादा में बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और लॉस बराबर क्या होता है सर, लॉस बराबर होता है, लॉस कब होगा जब ज्यादा में खरीदे कम में बेच दिए तो लॉस हो जाएगा, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। बस सवाल का 144 कुर्सी को बेचे हैं तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। सर 144 कुर्सी बेचे, 144 कुर्सी बेचे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य ले लेते हैं 144 कुर्सी अगर बेचे हैं तो विक्रय मूल्य 144, और अगर विक्रय मूल्य 144 कुर्सी का लिए हैं तो क्रय मूल्य भी 144 कुर्सी का लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, और ये चीज ध्यान में रखना है, सवाल में नहीं दिया रहेगा भाई, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी ना होगा जब क्वांटिटी सेम रहेगा। अगर विक्रय मूल्य 144 कुर्सी का ले रहे तो क्रय मूल्य खुद से 144 कुर्सी का लेना पड़ेगा आपको, ओके ना। माइनस है तो माइनस, और लॉस जो है कितना, 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 एसपी लॉस होता है। अब देखिए माइनस 144 इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 150 एसपी, और इधर हो गया 144 सीपी। अब इन दोनों का रेशियो लिखिएगा एसपी और सीपी का, तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 144 अनुपात 150, यानी कि सर खरीदे हैं 150 में, आप बेच दिए 144 में, कितने का लॉस हो गया, 6 का लॉस हो गया, कितना पर, क्रैमुल पर ना 150 पर, परसेंट 100 से गुना, 25 छक 150, 25 चौक 100, यानी कितना 4%, ओके। देखिए का एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यार क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 20% ज्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा। का अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया गया। सर 120 रुपया मार्क किया हुआ है, 120 अंकित है, कितना अंकित है 120 रुपया, 120 अंकित है और उस पर 10% छूट दिया, यानी बेचा होगा कितना में 90% में। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 नमा 108। सवाल का कितने का लाभ हुआ है, तो सर खरीदा है 100 में, बेच दिया 108 में, तो लाभ कितने का होगा 8% का। देखिए कहा 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, कहा 50 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 20% एल्कोहल है और बाकी पानी होगा, एल्कोहल है 20%। कहा कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितना है, सांद्रता मीन्स कुछ नहीं है, गाढ़ापन होता है। कहा 50 लीटर के मिक्सचर में 20% एल्कोहल है, कि 10 लीटर पानी और डाल दिए। सर पानी डाल दिए तो एल्कोहल सेम ना रहेगा, क्योंकि पानी डालें तो पानी का क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन एल्कोहल के क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 50 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें एल्कोहल है क्या पर 20%। का 10 लीटर पानी डाल दिए तो अब मिक्सचर हो गया 60 लीटर, और इसमें कहा कि अल्कोहल कितना परसेंट, मान लेते हैं x%, और अल्कोहल बराबर ही रहेगा, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया, 20 तिया 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/3, और 50/3 कहने का मतलब 16.2/3%। देखिए का चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है, ये अच्छा सवाल है, 5,000 रुपया 4 साल में 20,000 हो जाता है। सुनिए प्रिंसिपल है 5,000 रुपया और ये 4 साल में हो गया, जैसे आपका पैसा था 5,000, वो 4 साल में 20,000 हो गया मीन्स वो अमाउंट ना आपका कहलाएगा, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, तो अमाउंट हो गया 20,000। ये कितने साल का कहानी है, 4 साल का, ठीक है। अब रेशियो तो पहले ले लेते हैं, सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काट दीजिए 4 बार, यानी 1:4।
यानी कि ये 4 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, 4 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो आ गया। रेट पूछा है यानी कि 1 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो इसका चतुर्थ मूल कर देंगे। तो 1 का कोई भी मूल निकालिए, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, कुछ निकालिए, एक ही रहेगा। अब 4 का चतुर्थ मूल निकालेंगे, बड़ा अच्छा देखिए ध्यान से। 4 रूट हटाएंगे, 4 घात वाला करनी है तो पावर में 1/4 आएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कंप्लीट टू दी पावर 1/4, 2 दूना 4 यानी कि 2 के पावर 1/2, और 2 के पावर 1/2 कहने का मतलब √2 है, और √2 का वैल्यू होता है कितना, 1.414, यही ना। यानी कि 4 का जब चतुर्थ मूल निकालेंगे तो आएगा 1.414, यानी कि प्रिंसिपल था 1 और ये 1 साल में हो गया 1.414। तो बताइए कितना का ब्याज मिला है, तो ब्याज मिला है 0.414 का, और इतने का ब्याज मिला है किस पर, प्रिंसिपल 1 पर, परसेंट 100 से गुना। अब बताइए 2 जीरो से डेसिमल खत्म होके यहाँ पे ना आ जाएगा, समझ गए, तो 41.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन सी। कितना अच्छा सवाल था ये। देखिए का अजीत ने एक पेन ड्राइवर इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा है। अंकित मूल्य के 4/5 पे, अंकित मूल्य के 4/5, अंकित मूल्य के का एक ही चीज है, अंकित मूल्य का 4/5 पे खरीदा है, का वाला नीचे होता है, यानी अंकित मूल्य अगर 5 है तो खरीदा है कितना में, 4 में। आगे कहा कि सर इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया, का इसका जो ओरिजिनल मूल्य यानी ओरिजिनल जो अंकित मूल्य है उससे 20% ज्यादा। तो भाई अंकित मूल्य 5 है, 5 का 20%, 5 का 20% निकालिएगा तो 5 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 1 ना, 5 का 20% 1 हो जाएगा, तो 1 रुपया ज्यादा में बेच दिया है। तो बताइए बेचा होगा कितना में, 5 रुपया अंकित है, 20% ज्यादा, ज्यादा 5 का 20% यानी 1 ज्यादा अर्थात 6 में बेचा होगा। अब आगे कहा है कि अजीत का लाभ बताइए। सर खरीदा है 4 में, बेचा है 6 में, तो लाभ कितने का, 2 का। 2 का लाभ 4 पे परसेंट तो 100 से गुना, 2 दूना 4, 2 से काट दीजिएगा तो कितना परसेंट, 50%, ऑप्शन डी। ओके चलिए देखिए, का किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, याद रखिएगा 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। 2 साल के लिए CI और SI का अंतर D बराबर P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। अगर 3 साल का केस है तो 3 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है P इंटू आर बाई 100, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100, 300 प्लस आर बाई 100, ओके ना। देखिए P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर यहाँ भी है, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर यहाँ भी है। 3 साल वाला में बस एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान में रखिएगा, 300 प्लस आर बाई 100, 300 प्लस आर बाई 100, ओके। देखिए सवाल नहीं किए। देखिए तो किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5। तो सर यहाँ तो डिफरेंस दिया है 170.5 बराबर P इंटू आर बाई 100, 10 बट्टा में 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 300 प्लस आर बाई 100 यानी 300 प्लस आर यानी 300 प्लस 10, 310 बट्टा 100। तो ये है 10 से 10 बार में कट जाएगा, तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे, 1/10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 310/100, 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 31/10, यही ना है ना। अब क्रॉस कर दीजिएगा तो 170.5 अगुना 100 इंटू 10 31 बट्टा में आ जाएगा बराबर में P। 1 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब 31 से इसको काट दीजिए, 31 से काटिएगा तो 31 छक 18 ज़्यादा 5 बार में 31 बचे 5, 5 दिया 15, 155 घटाइएगा तो 5 15 5, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16,
31 बचे 55 बार में, यानी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? 5500 रुपया। ऑप्शन है, ठीक है। देखिए का एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 हो जाता है। तो ओरिजिनल भिन्न पूछा है तो ऑप्शन से बनाने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं भिन्न है सर x/22, भिन्न है कितना x/22 का भिन्न में भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिए, अंश को 20% बढ़ा दिए तो हर चीज तो अपने आप में 100% होता ही है, इसमें 20% वृद्धि कर दिए तो कई बार लोग जल्दीबाजी में लिख देता है ऐसे x + 20%। सर ये गलत है, ठीक है ना। जैसे इसको x भिन्न है, ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, इसमें 20% वृद्धि कर दिए, खुद है 100, 20% बढ़ा दिए तो ये खुद का यानी गुना खुद का 120% हो जाएगा, ठीक है ना। तो का भिन्न है x, इसमें 20% वृद्धि किए तो खुद का 120% हो गया। का हर को 10% कम कर दिए तो हर खुद का क्या परसेंट हो जाएगा? 90%। लेकिन इस भिन्न का मान हो जा रहा है कितना? 3/2। काटिएगा 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार में, तो x/22 बराबर क्रॉस करिए तो 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8, 9/8। ऑप्शन ए सही है। का देखिए ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में तथा सी 24 घंटे में कर सकता है। ए अकेला 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में एंड सी अकेले 24 घंटे में करता है। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? इन सबों का एलसीएम काट दीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 पचे 20 और 4 छक 24। तो 4 तो सब में कॉमन है, इनटू 4 5 6, तो इनसे कटने वाला नंबर कौन है? इन सब से कटने वाला नंबर हो जाएगा आपका 60, यानी कि 240। 60 से एक बार, 16 पचे 80, 20 से 12 और 24 से 10 बार, यानी कि तीनों वर्कर के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब सवाल का यार तीनों ने मिलकर एक काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपया है, तो मजदूरी में बी का हिस्सा, तीनों मिलकर एक काम को पूरा किया। अगर सारे वर्कर मिलकर काम करता है ना तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही मजदूरी का बंटवारा होता है। सारे लोग अगर मिलकर काम कर दिया यानी एक साथ मिलकर काम फाइनल फिनिश किया है तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में मजदूरी का बंटवारा हो जाता है। तो आप बताइए इन तीनों ने मिलकर कितना कितना काम किया? 15 12 27, 15 और 12 27 और 10, 27 और 10 37 काम किया और इसका मजदूरी मिला है कितना? 777 रुपया। एक काम का मजदूरी कितना? 37 दूना 74, 37 एकम 37, एक काम का मजदूरी 21, तो बी का हिस्सा। तो सर देखिए तो बी ने काम कितना किया है? 12 काम किया है। बी कितना काम? 12 काम। एक काम का मजदूरी 21 रुपया, तो 12 काम का मजदूरी कितना? 12 गुना 21, 12 एकम 12, हाथ में रहा एक, 12 दूना 24 और एक 25, यानी कितना हो गया? 252। ऑप्शन बी ठीक है। देखिए कहा कि 1000 रुपए अंकित मूल्य की, यार पता नहीं चलता है, हो लाइट इस पे इसी पे मारता है ना तो पता भी नहीं चलता है। का 1000 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% के दो क्रमागत छूट प्रदान करता है। देखिए सर 1000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक वस्तु खरीद रहा है जिसमें कहा क्या उसको 10% और 20% की दो क्रमागत छूट मिलता है। तो पहले बताइए 1000 अंकित है, पहला छूट अगर 10% मिला तो खरीदा कितना में? 90%। दूसरा 20% का डिस्काउंट मिला यानी खरीदा कितना में? 80%। ठीक है। और का ये तो इतना कैश पेमेंट करके खरीद लिया तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 8 9 72 यानी 720 रुपया में खरीदा है। आगे कहा कि सर परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। देखिए 720 रुपए कैश देकर तो आपने सामान खरीद लिया लेकिन उसको परिवहन पर क्रय मूल्य का 10% और खर्च करता है। तो किसी भी वस्तु को खरीदने के अलावा उसको लाने, घर तक लाने या फिर ले जाने या बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उन सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य बनता है। तो खरीदे हैं 720 में और यहाँ साफ साफ बोला वह परिवहन
परिवहन आदि पर क्रयमूल्य का 10% खर्च किया। क्रयमूल्य 720 है, तो 720 का अगर 10% निकालेंगे मेरे भाई तो 72 रुपया आएगा। का 72 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो 72 और जोड़ दीजिएगा तो क्रयमूल्य आ जाएगा कितना, 792 रुपया, ये क्रयमूल्य आ गया। ठीक है, अब कहा कि सर वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 50% लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछा है, 792 में खरीदा है, 15% लाभ चाहता है, यानी 115% में बेचना पड़ेगा। तो 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, है ना, ये 2 है यहाँ पे, तो 2 से काट दीजिए 10 बार, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 छक 12, बट्टा में 10 अब कटेगा नहीं, पूरा पूरा तो नहीं है कटेगा, ये इंटीजर में तो कभी आंसर होगा ही नहीं, ऑप्शन है। हाँ, नहीं तो मल्टीप्लाई करके 10 हटाएंगे, एक जीरो पहले लगा देंगे, कर ही लेंगे कैलकुलेशन, लेकिन एक नज़र गया सारा ऑप्शन इंटीजर में, एक ही ऑप्शन है जो डेसिमल में है। देखिए, का एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्त होता है। देखिए ना, 1353 के जगह 1425 में बेच दिए, तो विक्रय मूल्य कितना ज्यादा बढ़ा दिए, ये निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना इंक्रीज कर गया, बेचना था 1353 में, लेकिन बेच दिए हैं 1425, तो कितना एक्स्ट्रा में बेच दिए हैं, 72 रुपया एक्स्ट्रा में, लेकिन परसेंट में कितना एक्स्ट्रा मिला है, 8%, यानी 8% 72 रुपया, क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो देखिए, तो 8 नमा 72, 9 100 निकालना है, 100 से गुना, यानी कि 900 रुपया। देखिए, ये भी सवाल अच्छा है। का माना PQ तथा RS दो समानांतर रेखाएं हैं, यदि दोनों के बीच लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा A एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है। का ये जो A बिंदु है ना, इसका दूरी PQ और RS से सेम इक्वल डिस्टेंस पर है। आगे कहा PAR 120 डिग्री है, PAR 120 डिग्री है, तो कहा APQ और APR के बीच संबंध, APQ यानी ये वाला एंगल, ये, और APR ये वाला एंगल के बीच का संबंध पूछा है ना। कोई बात नहीं है, एक बात बताइए, अगर ये जो पॉइंट है ये दोनों रेखाओं से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बिंदु ए से पास हो रहा है ना, पैरेलल खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल खींच लिए। तो आप बताइए, अगर पूरा 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर का बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये 90 हो गया है, 90 हो गया। तो इस त्रिभुज में देखिए, तो 60 है, एक 90, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 30 है। अच्छा, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, पूरा कितना डिग्री होगा, 90, और अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि APQ यानी 60 डिग्री और APR यानी 30 डिग्री कै गुना है, ये वाला एंगल इसका कै गुना है, 2 गुना, यानी APQ जो है डबल है किसका, APR का, APR का डबल है, APQ जो है डबल है किसका, APR का, है ना। देखिए, कहा दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यानी कि पहला संख्या 3 यूनिट है, दूसरा 4 यूनिट का, उनका LCM 240। भाई इन दोनों का LCM कितना, 1 यूनिट, लेकिन LCM दिया है कितना, 240। अब सवाल कहा कि बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ा 4 है, 1 यूनिट बराबर 240, तो 4 यूनिट बराबर 24 चौक, पूछा है LCM, सॉरी यार क्या करते हैं, 3 और 4 का LCM कितना, 12 यूनिट। अब 12 यूनिट दिया है कितना, 240, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20। अब 1 यूनिट 20 है, तो कहा बड़ी संख्या, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, तो 20 चौक 80। ठीक है, देखिए, कहा वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण बन जाए। तो सर कितना आसान, 147 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 चौक 8, 1 9, 294, नहीं सर 3 से गुना करिए, 3 सत 21, हाथ में रहा 2, 3 चौक 12, 2 14, हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 441 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3 से। ठीक है, चलिए
का 2 मेज और 3 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2000 रुपया है। 2 मेज और 3 कुर्सी का जो इकट्ठा मूल्य है ये दिया है 2000। आगे बोला है कि 3 मेज और 2 कुर्सी का जो प्राइस है ये है कितना, 2500। सवाल का 4 कुर्सी का कीमत, 4 कुर्सी का। तो भाई करते क्या है कि मेज वाला के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से और इसमें 2 से। 3 से ऊपर गुना करिए तो 3 दूना 6 m प्लस 3 तिया 9 के बराबर 6000। नीचे 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, अब 25 दूना 50। घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ 5 के बराबर 1000, तो 5 से काट दीजिए तो के बराबर कितना, 200। यानी कुर्सी का कीमत 200, तो 4 कुर्सी का कीमत कितना, 4 दूना 800। ओके, क्या घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट है ना। देखिए का 2 पासा एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 है। 8 नहीं होने की संभावना क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी हो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ना निकालने का कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। पहले हाँ निकाल लीजिए, यानी कि होने का संभावना निकाल लीजिए और टोटल में से होने की संभावना को घटा देंगे, नहीं होने का संभावना या पॉसिबिलिटी आ जाएगा। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये समझिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग सोचकर कि जब 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो उस पे मिनिमम क्या अंक आ सकता है। 1 से छोटा तो कुछ नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक अंक उस पे अंकित रहता है, तो सबसे कम 1 से तो छोटा कुछ आ ही नहीं सकता। और 2 पासा फेंकेंगे तो उनके फेस पर यानी उनके सतह पर आए अंकों का योग मिनिमम क्या हो सकता है। तो सर पहला पर भी 1 आ जाए, दूसरा पर भी 1 आ जाए, तो मिनिमम 2 हो सकता है। और मैक्सिमम योग की क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो 6 से तो ज्यादा डाइस पे आ ही नहीं सकता सर। तो एक पर भी 6, दूसरा पर भी 6, तो मैक्सिमम 12। यानी कि जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे ना तो उसके सरफेस पे आए अंकों का योग मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। उसके अलावा 3 ये सब तो रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, 11 और 12। अब देखिए अंकों का योग 2 हो, इसकी संभावना होगा कितना, तो 1। अंकों का योग 2 होने का संभावना क्या है, पहला पर भी 1 आ जाए सर, दूसरा पर भी 1 आ जाए, तो कितना पॉसिबिलिटी है, 1। अच्छा अंकों का योग 3 हो, इसका संभावना 2 होता है, जितना है ना उससे 1 कम लिख दीजिएगा। 4 है तो 3, ऐसा क्यों सर, देखिए 3 होने का संभावना, तो पहला पर भी 1 आ जाए, दूसरा पर 2, पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है योग 3 होने का। 4 यानी पहला पर 1, दूसरा पर 3, पहला पर 3, दूसरा पर 1, या पहला पर 2, दूसरा पर 2, कितना, 3। तो अब इतना थोड़े ना लिख लिख के चेक करेंगे, अब इसको याद कर लीजिए, 1 2 बार दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिएगा, सेट हो जाएगा। अंकों 2 डाइस को अगर थ्रो किए तो उसके फेस पर आए अंकों का योग 2 होने का संभावना 1, 3 होने का 2, जितना है उससे 1 कम, 5 तो 5 से 1 कम 4, 6 तो 6 से 1 कम 5, 7 तो 7 से 1 कम कितना, 6। 7 तक का तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि जितना योग बोलेगा उससे 1 कम संभावना होता है। अब 8 से अंकों का योग 13, 8 से 13 बना लीजिए योग, 8 5 13, यानी कि दोनों डाइस पर आए अंकों का योग 8 हो, इसकी कितनी संभावना है, तो इसकी 5 संभावना। कैसे, तो देखिए योग 8 होने का संभावना, पहला पर 2, दूसरा पर 6, पहला पर 6, दूसरा पर 2, पहला पर 3, दूसरा पर 5, पहला पर 5, दूसरा पर 3, या पहला पर 4, दूसरा पर भी 4। इसके अलावा और कोई संभावना है क्या, नहीं। तो ऐसे चेक नहीं कर सकते मेरे भाई। तो इसको याद रख लीजिएगा कि 1 से लेकर 7 तक 1 कम होगा, और 8 से योग 13 बना लेना। 8 से योग 8 5 13, 9 4 13, 9 4 13, 10 3 13, 11 13, 12 और 1 13। ठीक है, अंकों का योग 2 आने का क्या संभावना है, 1। अंकों का योग 3 होने का क्या संभावना है, 2। 4 होने का क्या संभावना है, तो 3। ठीक है ना बात, एक बार जरा और बोलिए। अंकों का योग मिनिमम 2 हो सकता है, 2 होने का संभावना 1। अंकों का योग 3 होने का संभावना 2, 4 होने का संभावना 3, 5 होने का संभावना 4, 6 होने का संभावना 5, 7 होने का संभावना 6, 8 होने का, 7 तक 1 का कम करते जाइएगा, और 8 से योग 13 बना लेना है। 8 तो 8 योग 8 होने का संभावना 5, 9 होने का संभावना 4, 10 होने का संभावना 3, 11 होने का संभावना 2,
और 12 होने का संभावना 1, हो जाएगा ना। अब आ जाइए का 8 योग 8 न होने की संभावना, तो पहले निकालते हैं योग 8 होने का संभावना क्या होगा। तो योग 8 होने का संभावना कितना है, तो 5 संभावना है। कितना संभावना है, 5 संभावना है। तो 5 संभावना टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 डाइस है तो टोटल आउटकम 36, 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो टोटल 36 आउटकम में योग 8 होने का संभावना 5 है, तो 5/36। और नहीं होने का संभावना क्या है, तो टोटल 1 में से 5/36 घटा दीजिएगा, तो 36 में से 5 जाएगा 31/36। ओके ना। चलिए देखिए का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। भाई 7 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ऑड प्लस ऑड जो है, अगर ऑड नंबर को 2 बार ऐड करिएगा तो इवन नंबर आएगा, और ऑड नंबर को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही रहेगा। 4 बार ऐड करेंगे इवन नंबर, 5 बार ऐड करेंगे ऑड नंबर, 6 बार ऐड करेंगे इवन, 7 बार ऐड करेंगे ऑड नंबर। तो कहा 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। नहीं सर, 7 विषम संख्याओं का योग विषम ही होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। भाई 2 भी अभाज्य संख्या है लेकिन ये क्या है, सम है। तो ये भी गलत पूछा है। कौन सा कथन सत्य है, ऐसा ना, ऐसा पूछा है, यानी ये तो गलत है, ये भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। भाई 2 और 3 दोनों अभाज्य है, पर इन दोनों का योग कितना है, 5। हाँ, इनके 2 के अलावा किसी भी अभाज्य संख्या को आप ऐड करेंगे ना तो वो सम बनाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का योग हमेशा सम होता है। सर हमेशा सम नहीं होता, ये भी गलत है। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम, हाँ कोई भी 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो इवन ही होगा। ठीक है। देखिए कहा एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। देखिए एक गोला है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, ये बेलन है, इसका भी रेडियस r है, और एक शंकु है, इसका भी रेडियस क्या है r, और कहा इनका ऊंचाई भी समान है। तो देखिए गोला का हाइट क्या होता है पता है, गोला का जो डायमीटर होता है यही हाइट होता है। तो गोला का हाइट होता है 2r, इसका ऊंचाई कितना होता है 2r। का ऊंचाई भी सबका सेम है, यानी कि बेलन का भी ऊंचाई क्या होगा, और शंकु का भी ऊंचाई क्या होगा 2r। तो कहा इनके वक्र पृष्ठ एरिया का रेशियो। अच्छा गोला का वक्र पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। लिख देना, डायरेक्ट बना देते हैं 4πr², गोला का कंप्लीट सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया, गोला का वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो एक ही चीज है, क्योंकि गोला का कंप्लीट सरफेस वक्राकार ही होता है। तो गोला का वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले सेम चीज है। तो गोला का वक्र पृष्ठ एरिया 4πr², बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया 2πrh, h कितना है 2r है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया होता है πr/l, l यानी कि स्लैंट हाइट, ये निकाल लेते हैं। तो l बराबर क्या होगा, √अंडर लंब स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कर दीजिएगा 4r² माइनस आधार r²। समझ गए बात, प्लस ना हो जाएगा। तो √अंडर 5r², तो ये √5r² का वर्गमूल r हो जाएगा। तो πr/l, l यानी कि √5r। अब देखिए जरा, पाई से पाई तो सब में है, कैंसिल हो ही जाएगा। r 2 गो है तो 2 गो r से 2 गो r कट जाएगा, तो यहाँ बच गया है 4, और यहाँ 2 दूना 4, और यहाँ कितना √5, 4 4 √5, 4 4 √5, 4 4 √5। ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक सवाल था। देखिए कहा निम्न में से कौन 1 - x² इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। तो देखिए ये जो व्यंजक है ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए x का वैल्यू 0 अगर लेते हैं तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 0 से क्या है, बड़ा है ना। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो x का वैल्यू है ये 0 के से बड़ा या बराबर ले, या 1 से छोटा या बराबर ले, हो जाएगा। तो ऐसा कौन है, ऑप्शन सी। देखिए का समीकरण x + b + a + b बराबर x - b + a - b का हल करना है।
तो सर एक्स प्लस बी, एक सी एन डी आप लोगों को पता होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, तो जैसे दो भिन्न है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ये दो भिन्न है, अगर यहाँ सी एन डी अप्लाई करिएगा, सी एन डी अप्लाई करेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ कर लिखिए और नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा कर लिखिए, और यही चीज दाएं साइड, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़िए और नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटा दीजिए, तो यही सी एन डी हो गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो। और अगेन ये अगर सी एन डी ऑलरेडी अप्लाई है, अगर ये सी एन डी अप्लाई है, दोबारा से इसमें सी एन डी अप्लाई करेंगे तो वापिस से ये वाला चीज मिल जाएगा, और इसमें अगर सी एन डी अप्लाई करेंगे ये वाला मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात? जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिख दिया है एक्स प्लस बाई बट्टा एक्स माइनस बाई बराबर, मान लीजिए पी प्लस क्यू, P प्लस क्यू बट्टा P माइनस क्यू, तो इसमें तो ऑलरेडी सी एन डी अप्लाई है ना, है ना, तो इसमें दोबारा सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x बट्टा बाई और इधर बन जाएगा P बट्टा क्यू, और वापिस से जब इसमें सी एन डी अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इसमें सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए अब x प्लस बी है यहाँ, और यहाँ ऊपर में x माइनस बी है, नीचे a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, तो दिमाग में कुछ तो आ ही गया होगा कि सर सी एन डी बन जाएगा। अगर इसको बाएं साइड लेकर आ जाइएगा तो ये x प्लस बी बट्टा एक्स माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली इसको ऊपर ले जाइए तो a प्लस बी बट्टा सर a माइनस बी बन जाएगा। अब अगर इसमें सी एन डी अप्लाई करेंगे तो सर देखिए x में b को ऐड किया गया है, x में b ऐड किया है और x में से ही b को घटाया है, यानी जब इसमें सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये x बट्टा b बन जाएगा, है ना। और यहाँ a में b ऐड हुआ है और a में से ही b सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो सी एन डी जब यहाँ अप्लाई होगा तो सर ये a बट्टा b हो जाएगा, है b से b कट गया यानी x बराबर a, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए का माना पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है और ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब पूछा कि कौन सा रिलेशन इनमें से सही है। सुनिए ना एक चीज देखिए, सब ओपी ओ आर यानी कि इस बिंदु से वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा सर। और सुनिए ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का जो योग होता है वो तीसरा भुजा से बड़ा होता है, किसी भी दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा। तो आप बताइए इस ट्रायंगल को देखिए तो ओ पी आर को देखिए, ओ पी आर इस वाला ट्रायंगल में दो भुजा का योग, दो भुजा का योग यानी ओपी प्लस ओ आर, ओपी प्लस ओ आर जो है इन दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा यानी कि पी आर से क्या होना चाहिए, बड़ा। कोई भी दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अब आ जाइए अपना इस वाला ट्रायंगल में, इस वाला ट्रायंगल में ये दो भुजा का जो योग है, ये दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजा कौन, ओपी प्लस ओ क्यू, दो भुजा का योग यानी ओपी प्लस ओ क्यू जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, पी क्यू से। और तीसरा सर इस वाला ट्रायंगल को देखिए ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, दो भुजा का योग ये जो तीसरा भुजा इससे बड़ा होना चाहिए। तो ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन आर क्यू। देखिए अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। यहाँ देखिए ओपी प्लस ओ आर इज लेस देन पी आर, तो ये तो गलत हो गया, मिल गया आंसर हो गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू ये तो होगा ही नहीं, माइनस वाला तो होगा ना। ठीक है ना, तो इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए का कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष बाद 5408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे है। का अगर चक्रवृद्धि ब्याज एनुअल हो तो कहा कि कौन सा धन राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है 4% के दर से 2 वर्ष बाद 5408 हो जाएगा मीन्स ये अमाउंट दिया है। तो पहले तो 4% के दर से 4% का फ्रैक्शन बना लीजिए सर, 4/100 यानी 1/25, यानी 25 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो बताइए मिश्र धन हो जाएगा क्या गुना, 26/25 गुना। तो प्रिंसिपल है मान लेते P रुपया, पहला साल 4% ब्याज मिला, 4% यानी 1/25 ब्याज मिला, अर्थात 25 प्रिंसिपल है उस पर 1 का ब्याज मिला। तो एक साल में 4% के दर से राशि हो जाएगा कितना, हो जाएगा अमाउंट निकालना है तो 26/25 से गुना। अगेन नेक्स्ट ईयर पुनः 4% ब्याज मिलेगा तो पैसा हो जाएगा क्या गुना, 26/25 गुना।
लेकिन हो गया है कितना 5408। 26 से काट दीजिए, 26 दूना 52, भाग नहीं लगेगा, 0। 26 8, फिर 26 से ये तो 8 बार में कट जाएगा, तो P बराबर 25 गुना 25 600, 25 गुना 8, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छक 48, 2 50, यानी 5000। 5000 ऑप्शन डी ठीक है। देखिए 49, कौन सा संख्या एक परिमेय है? परिमेय कहने का मतलब जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकाल सकते हैं, और रूट में ऐसा कोई भी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल घनमूल न निकाल पाए वो सब अपरिमेय है, और वैसा संख्या जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय है। ओके, तो देखिए तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी 2√2 है, अपरिमेय है। 2 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अब ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो यही परिमेय है ना। देखिए कहा एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% छूट पर एक वस्तु खरीदा है, सूची कीमत से 20% छूट पर। तो यार सूची मूल्य मान लेते हैं 100 है, अब 20% छूट पर खरीदा है, यानी खरीदा होगा कितना में? 80 में। का इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है, सूची मूल्य से 25% ज्यादा मार्क कर दिया। सूची कीमत 100 है और इससे 25% अधिक अंकित किया, यानी अंकित कर दिया कितना? 125। का यदि वह नई सूची कीमत पर, नई सूची कीमत एक तरह का मार्क प्राइस ही होता है, रिटेल प्राइस जो होता है वो एक टाइप का अंकित मूल्य ही है, ठीक है ना। तो कहा कि ये जो नया मार्क प्राइस है, नया सूची मूल्य है, का इस पर 20% डिस्काउंट देता है, तो 125 आप सामान लेने गए, 125 रुपया अंकित मूल्य है, कहा कि सर आपको 20% जो है छूट देंगे। तो बताइए 125 के चीज पर 20% छूट दे रहा है, मीन्स बेच कितना में रहा है? तो 125 का चीज है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच रहा है 80%, 80/100। तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, 5 से 25 पचे 125, तो 25 चौक 100, कितना बेच रहा है? 100 में। तो कहा उसका लाभ, तो लाभ क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ना, तो देखिए खरीदा है 80 में, बेच रहा है 100 में, कितने का लाभ कमा रहा है? 20 का। सर 20 का लाभ कितना पर कमा रहा है? 80 पर, परसेंट से तो 100 से गुना, 20 चौक 80, 25 चौक 100, तो कितना परसेंट? 25%, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए देखिए का 1500 रुपए का 17.5% प्रति वर्ष के दर से 21 फरवरी 2018। अच्छा पहले तो ये बताइए 2018 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो ये नॉर्मल ईयर है, 4 से नहीं ना कटेगा, नॉर्मल ईयर। का 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ठीक है, क्या होगा? तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। फरवरी 28 दिन का, 21 फरवरी है, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो गया फरवरी में? रिमेनिंग टाइम 28 दिन का फरवरी है, 21 तारीख को आप कर्ज लिए हैं, तो बताइए रिमेनिंग टाइम कितना? 7 दिन, तो 7 दिन का ब्याज फरवरी में। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और जुलाई कितने तारीख को लौटाना है? 16 तारीख को। तो इन सब को ऐड करिएगा, 6 1 7, 7 1 8, 8 7 15, 145 दिन, ये दिन आ गया है। अब पूछा है ब्याज बताइए, तो ब्याज बराबर आप सबको पता है P 15,000, आर, आर यानी रेट 17 दूना 34, 17 दूना, देखिए तो 7 पूर्णांक 1/2 है क्या? 17 लिखा हुआ है, 17 है, तो 17 दूना 34 है, 1 35/2, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 ना, यानी कि 200। PRT टाइम है 145 दिन, दिन को ईयर में लाइए, 365 से भागा। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 तिया 15। अच्छा 73 दूना 173 दूना 146 ना होता है, तो लगभग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में आ जाएगा। तो 73 दूना 146 मान लेते हैं लगभग में, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 35, 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 तिया 15, कहाँ पे? वही 7 है, अरे यहाँ पे ये सुधार कर लीजिए, ये सुधार कर लेना, 7 है, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 और 1, टाइम तो निकाल लेंगे 145 दिन, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, 145 दिन आया है। अब PRT, P R
P है 1500, R 7 दूना 14, ये सुधार लीजिए, 7 दूना 14, एक 15/2% हटाएंगे 100। PRT, T कितना है 145 दिन, दिन को ईयर में लाइए 365 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 से लगभग 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया, 15 तिया 45 रुपया, ये लगभग आ जाएगा अप्रोक्स। ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। चलिए देखिए, का एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, 25% लाभ से बेचता है, यानी कि क्रैमुल अगर 100 है, 25% लाभ यानी बेचा होगा कितना में 125 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। का यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, 25% कम में खरीदता, तो सर पहले खरीद रहा था 100 में, अब 25% कम में खरीदता, यानी कि अब नया क्रैमुल कितना हो गया 75 रुपया। का 10 रुपए कम में बेचता तो 50% लाभ होता है। एक बात बताइए, 75 में खरीदा है, अब कितना में खरीदा है 75 में, कहा कि सर 10 रुपया कम में बेचता तो 50% लाभ होता। अच्छा 50% लाभ होता यानी कि बेच रहा होगा 150% में, अब खरीदा है 75 में, 75 में खरीदा है, कहा 10 रुपया कम में बेचा, फिर भी उसको 50% का लाभ हो गया, यानी अगर 75 में खरीदा 50% लाभ पर बेचा, यानी कि 150% में बेचा होगा। 5 या 15, 5 दूना 10, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, अब बट्टा 2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बेच कितना में रहा होगा 112.5, 112.5 में। तो सवाल कहा बताइए विक्रय मूल्य कितना, पहले 125 में बेचता था, अब 112.5 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना घट गया 12.5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में विक्रय मूल्य घटा है कितना 10। कहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी ये ओरिजिनल वाला ये ना, ये तो नया वाला है, ओरिजिनल क्रय मूल्य ये है। क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 का वैल्यू पूछा है, तो 10 गुना 12.5 इंटू 100, डेसिमल हटाएंगे, एक 10 और ऊपर चला जाएगा, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 गुना 10 80 रुपया, ठीक है। देखिए का दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है यानी कि बराबर, तो एक संख्या का 7.5% और दूसरी संख्या का 12.5% इक्वल है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल, चूंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक, तो डेसिमल अपने अपने जगह से खत्म हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 पचे 25 से। सर दो टर्म आपस में बराबर है, इनका रेशियो लिखेंगे ना तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि 5:3 हो जाएगा। पहला लाइन में दिया दोनों संख्या का अंतर 1660 है, अनुपात में अंतर 5 और 3 का अंतर है 2, लेकिन दिया है कितना 1660, एक यूनिट बराबर कितना 2 अठी 16, 2 तिया 6, 830। तो सवाल का संख्या है, पहला संख्या है 5 यूनिट, तो 0, 5 तिया 15, 5 नी अठी 40 और 1 41, 41 50 एक ही ठो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। देखिए का इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं आसान सा यार, 567 से भाग करिएगा तो 567 से ये एक बार कटेगा, 5 उतरेगा भाग नहीं लगा 0, फिर 6 उतरेगा भाग नहीं लगेगा 0, फिर 7 उतरेगा तो एक बार में ये पूरा, फिर 5 उतरेगा भाग नहीं 0, फिर 6 उतरा भाग नहीं 0, फिर 7 उतरा एक बार में कट जाएगा, 100 1001 100 1001, ठीक है। कहा राम मुंबई से पुणे 20 के गति से जाता है और 30 के गति से वापिस आ जाता है, पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो यार दो इक्वल डिस्टेंस अगर दो अलग अलग स्पीड के द्वारा ट्रेवल करे ना तो एवरेज स्पीड होता है 2x बाई, याद रखिएगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। दो इक्वल डिस्टेंस अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड होगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई, और तीन इक्वल डिस्टेंस तीन अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड होगा 3x बाई जेड बट्टा x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके ना। देखिए सवाल का 20 के गति से गया है 30 के गति से आ गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई, 30 20 50, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20, तो 4 तिया 12 दूना 24, ओके।
देखिए का इसका गुणनखंड निकालना, ये द्विघात समीकरण दिया, इसका फैक्टर निकालना है। तो सुनिए, ऐसा आराम से आराम से, ऐसा दो नंबर देखिए, पूरा बेसिक मत करने लग जाइएगा, इसको आराम से देखिए। सर ऐसा दो नंबर जिसको गुना करे तो 3 आए और जोड़े तो -4, गुना करे 3 जोड़े -4, ऐसा दो नंबर कौन है? -3 और -1। गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3, और जोड़ेंगे -3 -1 तो -4 हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर होगा x-3 और दूसरा फैक्टर होगा x-1। ऑप्शन है। ओके, चलिए, कहा ये पूछा है कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4, यहाँ मिसिंग है ये 27 नहीं, 2 के पावर 7 होगा। तो देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगा, तो 3 और 4 7। देखिए ना, अभी यही क्वेश्चन नहीं, अभी और है, देखिए ना, इसको देखिए 3 के पावर 0, भाई किसी भी चीज के पावर 0 अगर है तो वैल्यू 1 होता है। देखिए 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर यानी कि 700 सेंटीमीटर, आप 5 और जोड़ दीजिए तो 705 सेंटीमीटर। देखिए 0/5, तो भाई 0 समथिंग यानी 0 नीचे कुछ भी हो 0 रहेगा, लेकिन अगर ऊपर कोई नंबर है, ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 है तो ये इनफाइनाइट होता है, और 0/0 अगर है तो ये अनडिफाइन होगा। ओके ना? देखिए किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ दिया जाए तो इसके समानांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर जो चेंज नंबर में करिएगा ना, जो चेंज नंबर में करेंगे वही चेंज उसके एवरेज में होगा। हर नंबर को में 7 जोड़ दिया, समानांतर माध्य यानी एवरेज हुआ, हर नंबर में 7 जोड़ दिया तो एवरेज भी 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए का सोहन और मोहन स्कूल से 3:30 एवं 4 के चाल से चलना शुरू करता है। सोहन जी हैं और एक मोहन जी। का यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करें, यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करें, 2 बार लिख दिया है, तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कितना सवाल, आसान सा सवाल है। का एक ही समय एक ही दिशा में दोनों चलना शुरू कर रहा है, तो कहा कि 3.5 किलोमीटर का उनके बीच गैप बने ने में कितना टाइम लगेगा? उनके बीच 3.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 किलोमीटर का फासला बनने में कितना टाइम लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा, 4 में से 3.5 घटाइएगा तो 0.5, डेसिमल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 यानी 3 घंटा। ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का 85 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर को 85x-153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके HCF को, इन दोनों का HCF, तो देखिए यार HCF निकालने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस आप देखिए, तो 85 और 153 का डिफरेंस हो जाएगा कितना? 85 और 153 का डिफरेंस 68। तो या तो इनका जो डिफरेंस आया वही HCF होगा, या फिर इसके डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। इन दोनों का डिफरेंस आया 68, तो या तो HCF 68 होगा या 68 का कोई फैक्टर होगा। तो सर 68 से तो कोई कट नहीं रहा, यानी कि ये HCF नहीं होगा। तो इसका फैक्टर करिए, तो 68 का फैक्टर करेंगे तो 17 चौक 68 हो जाएगा। अब या तो HCF 17 होगा या 4, तो देखिए 4 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, 17 से कट रहा, तो यस सर 17 से कट रहा, यानी इन दोनों नंबर का HCF 17 होगा। और कहा इन दोनों नंबर के HCF को इतना से व्यक्त करते हैं, यानी कि HCF जो है ये 85x-153 के इक्वल है, और HCF है कितना? 17। बताइए 85x बराबर 17 प्लस में ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 3 10 6 x 7, अब 85 से काट दीजिए 2 बार में, तो x बराबर कितना? 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बात? चलिए देखिए कहा रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया, यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपए, देखें ना यार, व्यय की गई राशि परसेंट में कितना है? 6.25, लेकिन रुपया में कितना है? 75 रुपया, परसेंट में कितना है? 6.25%, तो 6.25% का वैल्यू दिया है 75,
अब पूछा है कि उसके पास कितनी राशि थी, यानी टोटल पूछा है, यानी 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना कर लीजिए। परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो 100, तो 25 25 6 25 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 चौक 1200।